हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक विला का सीन जहाँ पर दो कल्टीवेटर गार्ड कर रहा था। अगली बार हमें उस विले के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पर यो मास्टर चेंगे बैठे हुए थे। उसके सामने प्रिंस यू झुकते हुए कहने लगा, तू तियान जैन यो मास्टर चेंगे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश है। जो सुनने के बाद यो मास्टर चेंगे कहने लगा, प्रिंस यू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगली बार घू चेंगे थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें मुझे क्या चाहिए इतने शांत से। जिसके रिप्लाई में प्रिंस वू कहने लगा, मैं योंग मास्टर चेंगे के पास आया हूँ रिफ्यूजी के लिए। मैं आपको पूरे के पूरे ग्रेट हूँ इन द किंगडम को ऑफर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद घू चेंगे पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अगली पल में कोल तोड़ में कहने लगा, क्या पूरे के पूरे ग्रेट हूँ इमोर्टल डायनेस्टी। तुम्हारी इस तरह की बात कहने का साहस भी कैसे हुआ। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है मैं तुम्हें बांधने के बाद एम्पायर हु के पास भेज दूंगा। तो सुनने के बाद प्रिंस वू कहने लगा, सॉरी दोस्तों। घू चेंगे कहने लगा, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर एम्पायर वो जरूर मेरे काइंडनेस को याद रखेंगे। मैंने सही कहा ना। जो सुनने के बाद प्रिंस वू कहने लगा, जब यो मास्टर चेंगे ने मुझे उसी पर अटैक नहीं किया इसका मतलब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरे ऑफर के अंदर। अगर ऐसा ही है तो फिर आप मेरे बात को पहले क्यों नहीं सुनते। जो सुने भाई घू चेंगे पहले कुछ भी नहीं कहता, क्या पता अगली बार घू चेंगे कहने लगा, तो भी तुम मुझे ऐसा कुछ बता सकते हो। जो सुनने के बाद प्रिंस वू कहने लगा, 300 साल पहले मैं थ्रोन के लिए अभी की एम्पायर वो और बाकी सारे ब्रदर्स के साथ फाइट किया था। वो तियान है तो आज तो मैं तो दोनों ही इक्वली मैच थे, ओपोनेंट्स थे। लेकिन मेरे पास थ्रोन के ऊपर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए तो मैंने और फिर अगली वक्त हमें पास का सीन दिखा तो प्रिंस वो कहने लगा, मेरे एम्पायर भाई तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है बचपन से मुझे थ्रोन के स्ट्रगल्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे अभी के सारे एक्शन सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर मैं और तुम अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं मैं तुम्हें भविष्य कर सकते हो। सारी ऑब्स्टिकल को क्लियर करने के बाद मैं तुम्हें थ्रोन को हैंडओवर कर दूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो सुनने के बाद कारण एम्पायर वो कहने लगा, मेरे भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारी और मेरी एक ही माँ है और हम लोग सारे भाई में से सबसे क्लोज है। इस तरह से मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद प्रिंस वो खुश होकर कहने लगा, इम्पियर बादर। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते प्रेजेंट में प्रिंस वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, लेकिन जब हम लोगों ने एक साथ मिलकर सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर दिया उसने मुझ पर ही अपना फिंगर को पॉइंट कर दिया। सिर्फ उसने मुझे एक रेबिलियस पर्सन की तरह फेम नहीं किया जो इम्पियर फैमिली को हार्म कर रहा है, या तो भी उसने रेबिलियन से फाइटिंग करने के नाम पर मेरी वाइफ और चिल्ड्रन को भी मार डाला, या तो भी उसने हमारे कॉमन मदर को भी भोजन देकर मार डाला और उसने इस सब का विलय मुझ पर डाल दिया। तो सुनने के बाद घू चेंगे कहने लगा, तुम जैसा कह रही हो उसके अकॉर्डिंग आपके जो एम्पायर वो है बहुत ज्यादा रूथलेस और क्रूएल पर्सन है। और फिर अगली बार घू चेंगे प्रिंस वू से कॉल तुम्हें पूछना है तो भी तुम किसे सर्वाइव करोगे। जिसके जवाब में प्रिंस वू कहने लगा, ये सिर्फ उसके बेनेवोलेंस और राइटनेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और अपने थ्रोन को सिक्योर करने के लिए उसने मुझे गेरिट के पदार्थ पर एक्साइल कर दिया अकेले ही। कुछ साल पहले ही मैं इस इमोर्टल डायनेस्टी के इंपियर कैपिटल में वापस आ पाया हूँ। अगली बार प्रिंस वू अपने 2 फिंगर को ऊपर उठाते कहने लगा, मास्टर चेंगे को पुलिस की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने दाव हाथ का कसम खा सकता हूँ। तो सुनने के बाद घू चेंगे उसे रोकते हुए कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अपना प्लान बताओ तुम। जो सुनने के बाद प्रिंस वू पहले थोड़ा सा घबरा जाता है। अगली बार प्रिंस वू घू चेंगे को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस हंटिंग कंपटीशन के अंदर मैं कुछ एसाइनेशन को भेजूंगा था सेकंड प्रिंस को एसाइनेट करने के लिए। किसी एम्पायर वो अपना सक्सेसर मानता है, जब तो सेकंड प्रिंस मान जाता है एम्पायर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो जरूर अपने सारे पावरफुल मास्टर को उस किला को ढूंढने के लिए भेज देगा। वो एक बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा मेरे लिए वो तियान के मारने के लिए। जितनी जल्दी वो मर जाएगा तो मैं आसानी से थ्रोन को हासिल कर सकता हूँ। उसके बाद मैं योंग मास्टर चेंगे को साफ करूंगा अपने मास्टर की तरह। वो सुने के बाद घू चेंगे थोड़ा सा खोल बेस बनाते हुए कहने लगा, क्या तुम भूल गए हो गेरे तू डायनेस्टी के एंसेस्ट्री में जो इस पैलेस के अंदर छुपा हुआ है। क्या वो लोग तुम्हें एम्पायर को मारने देंगे और थ्रोन को हासिल करने देंगे। तो सुनने के बाद प्रिंस वू हंसते हुए कहने लगा, इस एम्पायर फैमिली बहुत ज्यादा रूथलेस है, मैंने छोटे बेला से इस चीज को तो एक्सपीरियंस किया है। उन इंसानों के लिए जब तो इमोर्टल डायनेस्टी के सामने वो है तब तो कौन उसका एम्पायर है वो चीज उनके लिए मैटर नहीं होता। ये सुनने के बाद कोल्ड फेस बांधते हुए घू चेंगे अपने मन में कहने लगा, अगर मैं एक डायनेस्टी को अपने पावर की तरह डेवलप कर पाऊँ तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगली बार घू चेंगे अपने सीट से उठते हुए प्रिंस वू से कहने लगा, तो भी तुम्हें किस लिए मेरा मदद चाहिए। जिसके जवाब में प्रिंस वू कहने लगा, मुझे आपका मदद चाहिए रेबिलियन को शांत करने के लिए। एक बार अगर मर जाए तो फिर उसके लॉयल फॉलोअर्स जिन्हें ताबा उनतिया लीड करता है और यून से जू भी वो जरूर एक काउंटर अटैक को लॉन्च करेंगे। मुझे दौर है मेरे लोग उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो सुनने के बाद घू चेंगे उसे एक जेद देते हुए कहने लगा, ठीक है लेकिन तुम्हें आपने इस शांति कॉम्पिटिशन के अंदर आपने
इंसानों का नंबर को डबल करना पड़ेगा। मैं जरूर सीक्रेटली तुम्हें इंस्टा करूंगा कुछ इंसानों को भेजकर जो तुम्हें मदद करेगा इसमें। मेरे सिंगलिंग के लिए इतने जरूर करना। जो सुनी हुआ प्रिंस उस जेद को लेते हुए कहने लगा, मैं जरूर यंग मास्टर चेंगे ओदा को पालन करूंगा। मैं वापस जाकर अभी से विवाह से करना शुरू कर देता हूँ। जो सुने हुआ घू चेंगे कोल फेस बांध हुए अपने मन में कहने लगा, अभी सही वक्त है उस छोटे लड़की तोबा सायों को इस्तेमाल करने का। ये बहुत ज्यादा हाथ होता है एक भाई के लिए अपनी तो बहन का क्या ना करना। घू चेंगे आधा से कहने लगा, आधा वापस जाकर बाई लाइनर को खूंदू और उसे कहना कुछ इंसानों को अरेंज करने के लिए इस हाथी कॉम्पिटिशन के अंदर स्निक करने के लिए। जो सुने वह आधा कहने लगा, ठीक है चलिए बोल हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाई जब हाथी टूर्नामेंट अब शुरू होने वाला है। और हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे वार बहुत आने लगा। अगली बार उन वारशिप से कोई कहने लगा, इस हाथी कॉम्पिटिशन का टारगेट है इस जगह के हर एक मॉन्स्टर को या फिर इस जगह के हर एक एक्सट्रीमली डार्क क्रिएचर्स पर अटैक करना। ये चीज को भी काउंट किया जा सकता है। सारे जीनियस पहले से सुन लो, जिंदगी और मौत डिटरमिनेट होगा तुम्हारे भाग्यों से ही, इसलिए तुम्हें अपना बेस देना पड़ेगा इसके अंदर। और फिर हम लोग वहाँ पर नीचे एक ड्रैगन का मूर्ति देख पाते जो मिट्टी में धंसा हुआ है। इसे देखने के बाद घूस चेंगे कहने लगा, कितना अच्छा एक प्लेस है जहाँ पर 9 ड्रैगन्स हेवन की तरफ उड़ रहा था। जी कितना पीती है, ये लोग इतना पुराने हैं, वरना ये लोग जरूर एक सुप्रीम से बन जाता अभी। अभी ये सुने भाई एम्पायर उधर घुसेंगे से कहने लगा, एक कितना पीती है, उन लोगों ने एक ऐसा पावर को ओपन कर दिया था जिसे उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए था। उसके स्वर को पहले ही काट डाला गया है जिससे वो कभी भी और ऐसे नहीं कर सकता। अब ये सुने भाई घुसेंगे कोल्ड फेस बांध हुई अपने मन में कहने लगा, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है बिना किसी बात के? क्या ऐसा हो सकता है उसे मेरे और ऊ तियान जी के बारे में मालूम चल गया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर एम्पायर वो आर्चो के गुचेंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस वक्त में गुचेंग को देखो ऐसा नहीं लग रहा है उसके बाद कोई भी ऐसा बुरा इंटेंशन है गिरे तू इमोतो डायनेस्टी के बारे में। तो फिर भैया किस लिए मुझे बार बार याद दिला रहा था इससे थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए। चलिए बोल गुचेंग के एम्पायर उसे कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ क्या योर मेजेस्टी एम्पायर वो इस जगह सिचुएशन को पहले इन्वेस्टिगेशन कर चुका है। जिसके रिप्लाई में एम्पायर वो कहने लगा, मुझे संदेह है यहाँ पर एक्सट्रीमली डार्क के पहले इन्वेस्ट हो चुका है। मैंने कुछ इंसानों को भेजा था इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख पाते सेकंड पीस यूथ अपने तो बिग सिस्टर फेयर से कहने लगा, सर आपको वॉइस आने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा। चीज को सुने हुआ प्रिंसेस भैया अपने मन में कहने लगा, पूछेंगे क्या तुम सच में एक हिपोक्रेटिकल विलेन हो? हम लोग देख पाते हैं एम्पायर वो अपने एल्दा जू से कहने लगा, एल्दा जू आप इसे शुरू करो। जिसके रिप्लाई में एल्दा जू कहने लगा, ठीक है मेरे मेजेस्टी। करीब वो एल्दा जू चिल्ला कर कहने लगा, इस शांति कॉम्पिटिशन को अब शुरू किया जाता है। चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं उन बोतों के अंदर से बहुत सारे काल्ती बेटा बाहर निकलने लगा। अभी एल्दा जू अपने हाथ के अंदर से मिरर को बाहर बिखरने लगा। तो मिरर बाहर आने के बाद एम्पायर वो अपने पावर के साथ उस मिरर को बुरा कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते एक टेलीविजन की तरह काम कर रहा है। तो उसमें दोस्तों ये लोग किसी भी जगह पर एक टीवी बना सकता है। इनको कोई सी भी तरह की किसी भी इक्विपमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके काल्ती पे से ज्यादा होना चाहिए। और फिर अगली बार एम्पायर वो कहने लगा, ये डेलिकेट मिरर है, ये तो इस जगह का थोड़ा फंक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। ये सुनने पर हम लोग देख पाते घुसेंगे कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एम्पायर वो अपने धर्मावती को अनलिस्ट करने लगा। इसे देखने के बाद एक काल्ती बेटा कहने लगा, ये तो एम्पायर्स का धर्मावती है। हाँ एम्पायर्स का सिर्फ एक धर्मावती यहाँ पर है, लेकिन गे तू इमोतो डायनेस्टी के तेतुर के अंदर मेजेस्टी यहाँ पर बिल्कुल इनविजिबल है। गेरेट एम्पायर वो के धर्मावती को देखने के बाद घुसेंगे अपने मन में कहने लगा, क्या ये इंसानों का मूवमेंट है या फिर ड्रैगन्स का एनर्जी है? या तो अभी इस मेथड ने वर्दिया काल्टिवेशन के इलाम को भी सरपस कर दिया है। ऐसा लग रहा है उसमें सच में कि उसने सच में कुछ नोटिस कर लिया है। अभी अगली बार हम लोग उस मिरर के अंदर से देख पाते हैं वो जनरल तबा का 700 नहीं है। और फिर अगली बार हमें तो उसके अंदर का सीन दिखाई दे जहाँ पर कोई काल्ती बेटा कहने लगा, सावधान जे जादू तो मौत जाना। और एक काल्ती बेटा उसे देखने के बाद कहने लगा, ताबो सायो है तो तुम्हें 20 सीट हो। आज इस हाथी कॉम्पिटिशन को तुमसे शुरू करने वाला हूँ। अगली बार ताबा क्वीन को उस काल्ती बेटा को अटैक करते कहने लगा, तीसरे भाई हम हमेशा ही शॉर्ट प्ले को प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप किस तरह से इतना तो यूजलेस हो सकते हैं, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सुनने पर हम लोग देख पाते ताबा सायो वो कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार एम्पायर वो घुसचंगे से पूछने लगा, मैं सोच रहा हूँ योम से चेंगे इस कंपटीशन के अंदर आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है? जिसके रिप्लाई में घुसचंगे कहने लगा, प्रिंसेस भैया बहुत ज्यादा कैपेबल है, मेरे ओपिनियंस के अंदर वो आसानी से टॉप 3 के अंदर पहुंच सकता है। जो सुनने के बाद एम्पायर वो हंसते हुए कहने लगा, भैया सोच में बहुत ज्यादा होनात फील करेगा योम से चेंगे के होनात को फेवर को पाने के बाद। अगली बॉल जनरल ताबा वो बातें हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी इस अंचल को हम लोग अच्छी तरह से गार्ड कर रहे हैं। जो सुने बाद एम्पायर थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, जनरल ताबा आपके हार्डवर्क के लिए आपका शुक्रिया। और फिर अगली बॉल जनरल ताबा को देखने के बाद घुसेंगे अपने मन में कहने लगा, क्या इस ग्रेट डायनेस्टी का ग्रेट जनरल
क्या यही ताबा सावेज का फादर है? हम लोग देख पाते उसका नाम है जनरल ताबा उन तियान। और फिर अगली बार गु जंग फिर से अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो तियान जंग का सेकंड प्रिंस के वो लाइक को जो मारने का जो प्लान है वो इस बार सक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर अगली बार गु जंग थोड़ा सा हंसते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैंने जिस अच्छे शो को अभी तो अरेंज किया है वो अभी शुरू होने वाला है। अगली बार हमें सिगरेट लैम्प का अंदर का सीन दिखाई जहाँ पर बहुत बहुत धमाका होता है, उसके अंदर से ताबा कोई को बाहर निकलने लगा। उसी पर उस ताबा के अंदर से कोई कहने लगा, क्या ये जनरल मेंशन का जो चौथा लड़की नहीं है, इसलिए वो अपने भाई और बहन के साथ नहीं है। जो सुनने पर ताबा कोई को पूछने का कौन तुम कौन हो। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर से गु उदी बाहर को कहने लगा, चौथे में सच में बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल इंसान है। मेरे पूर्व भाई को मार डाला गया था आपके इंसानों की तरह, क्योंकि उसने सिर्फ कुछ देर के लिए आपको देख लिया था क्लाउड के अंदर से। तो सुने बाद ताबा कोइन की वो चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जिसके जवाब में गु उदी कहने लगा, यहाँ पर कोई और बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। आज के दिन मैं अपने भाई का मौत का बदला जरूर लूंगा। पर गु उदी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, लेकिन उससे पहले अगर मैंने तो मिस क्वीन के साथ कुछ कर पाऊँ तो भी सोच मेरी जिंदगी के वहीद करने का लायक है। और फिर वो बहुत ज्यादा हंसने लगा। और फिर हमें बताया जाता है जो गु उदी अभी स्पिरिंग ब्रिज जेट टावर की आप एक ऐसा सीन बन चुका है। अगली बार गु उदी को देखने के बाद एक इंसान बाहर से कहने लगा, स्कैथ फेस दिशा पे कौन फैक्शन का है, एक किस तरह से इतना डिस्पिकेबल हो सकता है। उसी पर और एक काल्टिवेटर कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये हेवेनली दाव सेठ का डिसेबल है। उसी पर ये सुनने के बाद हेवेनली दाव सेठ का एक एल्डर कहने लगा, नहीं वो हम में से कोई भी नहीं है, या तो भी हम लोग उसे जानते भी नहीं है। और फिर अगली बार जनरल तब बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, नहीं हेवेनली जो दाव सेठ जिसे एक था देते फोर्स के बाद इस तरह की कोई भी दिशा पे नहीं हो सकती जिसके पास इतना ताकत है। ये आदमी यहाँ पर धोखे से आया है। अगली बार जनरल ताबा और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, उसका साहस भी जैसे वो मेरे उतार को हिमलित करने का, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। ये चीज को सुनने पर घुसेंगे अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है भाई लेना ने इस आदमी को अच्छी तरह से ट्रेन किया है, इस सोच में उसका लायक है। मैंने उसे तो यही डेसोलेशन और 10 इलेवन से अंदर से बाहर लेकर आया था। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को दिया था, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। सॉरी दोस्तों, आज मेरे तो गले में थोड़ा सा खांसा आ चुका है, इसलिए प्लीज मैंने जितने भी गलती किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।